कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के कुछ बेसिक एमसीक्यूज सोल्व करते हैं। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आज आपके सामने है और उनमें से अपन कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ना और जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही अपने को सिलेक्ट करना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बट याद रहे 3 एक्ट यहां पर कवर होंगे आपके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो आइए इसको एक एक करके गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का मिलेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इसमें क्लियरली पूछा आपसे कि अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या इज वैलिड इन द बिगिनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन या इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ओनली, नन ऑफ द अबव। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले 2 टर्म जिसका मीनिंग आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक बार थोड़ा सा आपके रिवीजन के लिए बता देते हैं। एक होता है वॉइड एग्रीमेंट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान दें, एक नहीं है दोनों। और यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है कि ऐसी ट्रांजैक्शन, एग्रीमेंट ही वॉइड है, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल है ही नहीं। या तो वो एग्रीमेंट माइनर के साथ है या फिर अनसाउंड पर्सन के साथ है या और कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया तो नो कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं, नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक टर्म और इसके साथ कई बार यूज होती है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट थी लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण अब वो वैलिड नहीं है। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हुई थी, यानी एग्रीमेंट था अनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते हुए अब वो कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर अनफोर्स नहीं हो सकता। जैसे कई बार आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, अपन लोग भी एग्जाम्पल सुनते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यदि कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो जाए, तो एक बार जब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई तो जब तक वो इम्पॉसिबिलिटी अराइज नहीं हुई थी तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जैसे ही वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई तो अब वो ट्रांजैक्शन कंटिन्यू अप्लीकेबल या अनफोर्सेबल नहीं रह सकती। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक अनिल नाम का पर्सन और उसने किसी सुनील नाम के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये सुनील कोई पेंटर है, हाँ सर, ये बाय प्रोफेशन एक पेंटर है, पेंटिंग का काम करता है। तो अनिल को कोई पेंटिंग बनवानी थी, तो अनिल ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अनिल ने कुछ एडवांस भी दे दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल इसने जो भी अमाउंट थी जैसे 5000 रुपीज एडवांस दिया और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जब ये सुनील पेंटिंग का काम पूरा करके दे देगा अनिल को, जो भी इनके बीच में समय तय हुआ होगा 10 दिन 15 दिन, तो उसके बाद सुनील ये रेस्ट ऑफ द अमाउंट भी रिसीव कर लेगा। लेकिन हुआ क्या कि भगवान ना करे इस सुनील का एक्सीडेंट हो गया और इसमें इसका जो राइट हैंड जिसके द्वारा ये पेंटिंग करता था, इसका वो राइट हैंड इंजर्ड हो गया और ये मान लो सर इसका राइट हैंड कट करना पड़ गया। तो अब सुनील इन फ्यूचर पेंटिंग नहीं कर पाएगा, सुनील पेंटिंग नहीं कर सकता क्योंकि राइट हैंड से ही पेंटिंग करता था और वो किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया, उसको काटना पड़ गया। तो अब सुनील चाह करके भी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तो वैलिड था, दोनों पार्टी साउंड माइंड की हैं, दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन रिसीव हुई है, यानी सारे वो एलिमेंट अवेलेबल थे जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यदि कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो जाए जिससे कि उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब बीच में चल करके क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो स्टार्टिंग में तो वैलिड थी लेकिन बाद में कुछ ऐसे इवेंट्स हैपन हो गए जिसके कारण अब उनकी वैलिडिटी कंटिन्यू नहीं है, तो उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट लेटर ऑन कुछ ऐसी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज अराइज हो गई जिसके कारण अब उस कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यू अनफोर्सेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अपना क्वेश्चन भी यही कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान से देखना, एक शब्द है और क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, नो। इज वैलिड इन द बिगिनिंग, यस, बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड है लेकिन बाद में ये ड्यू टू सम इम्पॉसिबिलिटीज इसकी अनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, इसलिए वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट से दिया गया है। आपको ध्यान है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 7 में, जिसमें आपने पढ़ा था गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, बट दो चीजें एक्सक्लूड भी की थी, क्लियरली डेफिनेशन में लिखी थी कि अदर देन एक्शनेबल क्लेम यानी डेप्ट एंड मनी। तो एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं होते। ऐसा ही क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कनोट द गुड्स, यानी इनमें से कौन सी ऐसी दो थिंग्स जो कि गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। मनी, हाँ तो मनी गुड्स नहीं होता। एनिमल्स तो इंक्लूड हैं क्योंकि इनको एक्सक्लूड नहीं किया हुआ। डेप्ट यानी एक्शनेबल क्लेम। और आपको ध्यान है आपने जब गुड्स की डेफिनेशन कवर की थी कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स का पार्ट नहीं होता, तो मनी गुड्स का पार्ट नहीं है, एक्शनेबल क्लेम यानी डेप्ट गुड्स का पार्ट नहीं है, तो अपना ऑप्शन हो गया डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिया है, मिक्स क्वेश्चन है ये, कुछ कभी कॉन्ट्रैक्ट 3 एक्ट में आपको पहले बता चुका हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये मिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि एक पार्टी होती है जो ऑफर देगी, उसको आप ऑफरर बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऑफरर बोल दो, इसको प्रपोजर भी बोल देते हैं कई बार, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऑफरर या प्रपोजर का टाइटल दे सकते हैं और जिस पार्टी को आपने ऑफर दिया है वो पार्टी कहलाती है ऑफरी, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आप सबसे पहले ऑफर देंगे तो जैसे ही ऑफर इस ऑफरी को रिसीव होगा, आपको ध्यान है आपने सेक्शन 4 और 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ध्यान से पढ़ा होगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है। तो ऑफर तो तब कंप्लीट मानते हैं जब वो ऑफरी को रिसीव हो जाए, तो दोनों पार्टीज के लिए ऑफर कंप्लीट हो जाता है, यानी ऑफर कंप्लीशन की डेट हमेशा दोनों पार्टीज के लिए सेम होगी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेंस कंप्लीशन का टाइम दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग होता है। अब जब इस ऑफरी को ऑफर रिसीव हुआ तो इसने एक्सेप्ट किया और इसने एक्सेप्टेंस किया तो इसने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, इसने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जो कि इस ऑफरर को रिसीव होगा। अब इसको वो रिसीव कभी हो जाए, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ध्यान से सुनना, एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट हो गई प्रपोजर के लिए। फिर बोल रहा हूं, प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस उसी टाइम कंप्लीट हो जाती है जब वो एक्सेप्टेंस लेटर उस प्रपोजर के एड्रेस पे
पोस्ट कर दिया जाता है, उसी टाइम प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। अपना ये क्वेश्चन भी यही है कि एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस एज अगेंस्ट द प्रपोजर, कि प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी, तो जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर, जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आप पोस्ट कर देंगे, प्रपोजर को कभी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रपोजर को जब मिलेगा तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी ऑफरी के लिए। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे पूछा है कि प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी, तो प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट उसी दिन हो जाती है जिस दिन एक्सेप्टर यानी ऑफरी और एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर दे, अपने कंट्रोल से बाहर उसको रख दे ताकि वो डिस्पैच हो जाए, तो ये मान लिया जाएगा कि प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। तो इसलिए अपना आंसर है इसमें कि व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर, उसी दिन आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट से दे दिया, ठीक है। देखो आपको ध्यान होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने एक सेक्शन नंबर 12 पढ़ा है सर, हाँ सर, सेक्शन नंबर 12 आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में स्टडी किया है। वहां पर आपको दो टर्म मिली थी, एक कंडीशन क्या होती है और एक वारंटी क्या होती है। देखो कंडीशंस वो स्टिपुलेशंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए एसेंशियल हैं, यानी जिन पर कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पज डिपेंड करता है, यानी मेन पर्पज के लिए एसेंशियल जो स्टिपुलेशंस हैं वो तो हैं कंडीशंस, और जो मेन पर्पज के लिए एसेंशियल नहीं है कोलेटरल हैं, उनके लिए सहायक हैं, वो होते हैं आपकी वारंटी। लेकिन आपने से पूछा है कि कंडीशंस क्या होती, तो कंडीशंस आर स्टिपुलेशंस विच आर एसेंशियल्स हैं टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो कंडीशंस हैं। और यदि कोलेटरल होती तो वारंटी बन जाती। फिर ये ध्यान रखना, वारंटी मीन्स those stipulations which are collateral to the main purpose of the contract, और conditions are those stipulations which are essential to the main purpose of the contract। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट से दिया है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको नीचे 4 ट्रांजैक्शन गिवन है, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऑफर होती है। अब एक बार आप ऑफर की डेफिनेशन याद करो, आपको ध्यान होगा सेक्शन 2 क्लोज ए में आपने जो प्रपोजल की डेफिनेशन है वही ऑफर की डेफिनेशन है, और उसमें क्लियरली लिखा था कि जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है किसी दूसरे पर्सन के सामने इस इंटेंशन के साथ कि अगला पर्सन भी उस एक्सप्रेशन में जो आप टू डू या नॉट टू डू समथिंग अगले को बोल रहे हो उसमें वो पर्सन आपको साथ दे, यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसका ऑब्जेक्ट कि उस अगले पर्सन की कंसेंट लेना हो और वो भी फाइनल कंसेंट, तो ऐसे स्टेटमेंट को ऑफर बोलते हैं। तो यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं ए बी और सी डी, इसमें से कौन सा पॉइंट ऑफर की डेफिनेशन में आता है। पहला पॉइंट, किसी भी ट्रेडर के द्वारा सिर्फ क्वोटेशंस देना, तो आपको ध्यान है मेयर क्वोटेशंस ये भी ऑफर नहीं है, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। या फिर आप किसी ने आपसे इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में आपने ओनली अपना प्राइस डिस्क्लोज किया है कि ठीक है यदि आप इतनी क्वांटिटी मुझसे परचेज करोगे तो मैं इस प्राइस पर दे सकता हूं, तो ओनली लोवेस्ट प्राइस कोट करना किसी इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। और आप कोई भी गुड्स को सेल करने के लिए ऑक्शन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, तो ये भी कस्टमर्स को इनवाइट करना है। बट यदि कोई ऑक्शन चल रही है और उस ऑक्शन में बिड लगाना, ध्यान दें ऑक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू ऑफर है, लेकिन ऑक्शन स्टार्ट हो गई और अब जो बिड लगाएंगे बोली लगाएंगे वो ऑफर है सर। यदि वो बिड फाइनल हुई तो फिर आपने जिस अमाउंट पे बिड लगाई है उस अमाउंट पर फिर आपको वो पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करना कंपलसरी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसका ऑब्जेक्ट फाइनल कंसेंट लेना हो, फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस तय करना है, फर्दर कोई नेगोशिएशन ड्यू नहीं, तो वो ऑफर होगा। और ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसका इंटेंशन ऑफर्स इनवाइट करना है, नेगोशिएशन करना है, तो ऐसे स्टेटमेंट को इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं। अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गिवन है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ा था ना कि ऑनरशिप और रिस्क
यानी ऑनरशिप और रिस्क साथ साथ चलते हैं। तो द जनरल रूल ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज रिस्क प्राइम फेसी पासेज विद, ये आप जब सेक्शन 25 26 पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो वहां पर आपको मिलेगा सेक्शन 26 में खास करके कि रिस्क पासेज विद ऑनरशिप, रिस्क और ऑनरशिप साथ साथ चलती है, रिस्क और ऑनरशिप एक साथ चलती है सर। अब फिर आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। इसमें आपको सीक्वेंस बताना होगा। आपको ध्यान होगा ये टॉपिक आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, जब अपन क्लास में भी डिस्कस करते हैं तो आपने देखा होगा एक सीक्वेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन तक पहुंचने के लिए, कुछ स्टेप्स दोबारा बता रहा हूं आपको, सब लोग ध्यान दें एक बार। देखो, सबसे पहली स्टेप होगा ऑफर। पहले तो ऑफर होना जरूरी है, ठीक है। जब भाई एक पर्सन को दूसरे पर्सन को ऑफर देगा तो फिर वो दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी एक्सेप्टेंस होगी। और आप जानते हैं एक्सेप्टेड ऑफर प्रोमिस बन जाता है, इसलिए इस स्टेज को कई बार प्रोमिस भी कहते हैं, ठीक है। जब एक बार ऑफर दिया, फिर उसका जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोमिस बन गया। अब यदि वहां पर दोनों पार्टीज को, ऑफर देने वाली पार्टीज को और एक्सेप्ट करने वाली पार्टीज, दोनों पार्टी को उस ट्रांजैक्शन में यदि वैलिड कंसीडरेशन रिसीव होती है तो वो आपकी, जब ये तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी? आप सही बोल रहे हैं, आपकी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगी। यानी एग्रीमेंट बनने के लिए 3 चीज होनी जरूरी है, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस और लॉफुल कंसीडरेशन। इन तीनों का जब तड़का लगेगा तो आपकी एग्रीमेंट बन करके तैयार हो गया। लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है सर। कोई भी ट्रांजैक्शन जो एग्रीमेंट की स्टेज तक पहुंच चुकी है वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में दी आना चाहती है तो उसको अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, हाँ अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये जो एक टेस्ट है, यानी आपकी ट्रांजैक्शन लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल भी होनी चाहिए। और वो सेक्शन 10 में कुछ एलिमेंट्स आपको बताए हैं, आपको ध्यान होगा सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। यदि वो सभी एलिमेंट्स आपके एग्रीमेंट में अवेलेबल हैं तो आपके एग्रीमेंट की ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। ये सीक्वेंस याद रखो। और मैं तो बोलता हूं सीक्वेंस के साथ में सेक्शन नंबर भी याद रखना, क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस पेपर देते हैं, किसी भी आप एग्जाम का पेपर दें, ये ऑब्जेक्टिव बेस है, लॉ का पेपर है, तो सेक्शन नंबर की अहमियत बढ़ जाती है। ऑफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज ए में गिवन है, ठीक है। प्रोमिस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज बी में गिवन है और सीक्वेंस में है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगा। ए बी कंसीडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज डी में गिवन है। अब आप बोलोगे सर सी कहां गया? तो सी में प्रोमिसर और प्रोमिसी की डेफिनेशन गिवन है, तो एक तरह से बी और सी एक ही फैमिली के हो गए। और अब आता है कि सर एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन 2E में गिवन है, तो कंटिन्यू हो गए ए बी सी डी ई, तो आपको लर्न करने में इजी रहेगा। अनफोर्सेबिलिटी के प्रोविजन सेक्शन 10 में गिवन है और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थोड़ा सा दूर चल के है, लेकिन याद रखना 2H में आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन गिवन है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन बेस भी पूछ लेगा आपसे कि बताइए आप प्रपोजल की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, 2A 2B 2C 2D, 4 ऑप्शन दे देगा, तो 2A। ये सीक्वेंस लर्न कर लो तो ये मान के चलिए आपके कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके कई क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। इसमें आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस। तो 7th क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन, ये सीक्वेंस सही नहीं है। देखो ऑफर एक्सेप्टेंस तक ठीक था, लेकिन कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट से पहले होगी तभी बात बन सकती है, तो ए ऑप्शन इज नॉट गुड। बी ऑप्शन ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये बिल्कुल अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट वाले में कि पहले कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन में कि ऑफर कंसीडरेशन फिर एक्सेप्टेंस, तो डी ऑप्शन भी बेटर नहीं है। तो 7 में यदि अपन अपने इस फ्लो चार्ट को कॉपी करें तो अपने को सिर्फ बी पॉइंट ही अपने चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो 7th में आपका आंसर होगा बी ऑप्शन।
अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8। नॉर्मल आपने एक रूल पढ़ा होगा कि सिर्फ वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसका खुद उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट हो। हाँ, जिस पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट होगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, सिर्फ वो ही उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर सूट फाइल कर सकता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं, वो सूट फाइल नहीं कर सकता। ये जनरल रूल है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो जैसे कि आपने देखा था कि ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्ट होती है, तो ट्रस्ट के केस में जो बेनिफिशियरीज होते हैं, तो बेनिफिशियरीज इंटरेस्टेड हैं तो वो ट्रस्ट के बिहाफ पे सूट फाइल कर सकते हैं। फैमिली सेटल एग्रीमेंट में भी सर, फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट में जो फैमिली के पर्सन्स हैं, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है डायरेक्टली, बट वो सूट फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी को असाइनमेंट किया है, आपने अपनी पोजीशन किसी को ट्रांसफर की है, तो वो जिस भी पर्सन को आपने अपनी पोजीशन ट्रांसफर की है, तो उस पर्सन के पास वो सारे राइट्स और सेम पोजीशन होगी जो आप खुद एंजॉय करते थे। यानी सर इन तीनों ही सिचुएशन में स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं कर सकता, ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट एक्सेप्शंस में आएंगे। ये तीनों ही पॉइंट के केस में स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं कर सकता, ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। 9th क्वेश्चन, जैसा कि आपको ध्यान है, 9th क्वेश्चन ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है। जब आप सेक्शन 33 वहां पर चलते हैं, मोड्स ऑफ डिलीवरी जब अपन लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर आपने देखा था डिलीवरी के मोड्स 3 टाइप के हो सकते हैं, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कई बार कि मोड्स ऑफ डिलीवरी कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो मोड्स ऑफ डिलीवरी 3 डिफाइंड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, एक एक्चुअल, सिंबॉलिक और एक कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल में तो आप सच में गुड्स की पोजीशन किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर करते हो, लेकिन सिंबॉलिक डिलीवरी के केस में एक्चुअल पोजीशन ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि जैसे कि यहां पर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि डिलीवरी ऑफ कीज ऑफ ए गोडाउन। आप गोडाउन में गुड्स रखी हैं, तो गुड्स उठा करके नहीं दे रहे, आपने गोडाउन की हैंड ओवर कर दी कि आज तक गोडाउन में रखी हुई गुड्स मेरी थी, अब ये आपकी हैं, ये गुड्स आप ले जाना। तो की हैंड ओवर करना एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, ये सिंबॉलिक डिलीवरी की डेफिनेशन में आता है। और 10th पॉइंट आपको ध्यान होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 10th है, ये सेक्शन 2D यानी कंसीडरेशन की डेफिनेशन यदि आपको ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कंसीडरेशन की डेफिनेशन में पहली लाइन में लिखा होता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कि प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी या कोई भी अदर पर्सन हैज एक्टेड समथिंग या डज समथिंग या विल बी डूइंग समथिंग, तो यानी प्रोमिसर की डिजायर पर कंसीडरेशन का परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यदि बात करें तो जो कंसीडरेशन है वो मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, किसी और पर्सन की डिजायर पे नहीं। यदि और पर्सन की डिजायर पे करेंगे तो वो कंसीडरेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि कोई अदर पर्सन यदि कंसीडरेशन की डिजायर करे तो वो कंसीडरेशन नहीं होगी सर, उसको कंसीडरेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रोनोट, प्रोनोट यानी प्रोमिसरी नोट, यदि किसी माइनर के फेवर में कोई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया है, ध्यान से सुनना, माइनर ने प्रोमिसरी नोट साइन नहीं किया, माइनर मेकर नहीं है, माइनर पेई है। अरे माइनर को कोई बोल रहा है कि मैं आपको 3 महीने बाद 2 महीने बाद इतना पैसा दे दूंगा, यानी माइनर विल रिसीव द अमाउंट। तो आपको ध्यान है ना, माइनर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसमें उसको फायदा हो। माइनर को यदि बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। माइनर पर लायबिलिटी नहीं आ सकती, माइनर पर लायबिलिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉइड होगा, लेकिन यहां पर तो माइनर को बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा कोई प्रोमिसरी नोट जो कि माइनर के फेवर में एग्जीक्यूट हुआ है, तो माइनर के फेवर में यदि कोई प्रो नोट यानी प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट हुआ है तो बिल्कुल वो वैलिड है और उसको लॉ में वैलिड माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा कि जो अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर जिसकी आप डेफिनेशन 45 और फिर उसके राइट्स 47, 50 से लेकर के ये उसके आप राइट स्टडी करते हैं, तो वहां पर आपको एक राइट मिलेगा, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स का मतलब है कि सेलर ने गुड्स को बायर के एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया है, गुड्स किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी या कैरियर को हैंड ओवर कर दी हैं, लेकिन इस बीच में यदि बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए,
तो सेलर उन गुड्स को बीच में रोक सकता है। तो सिर्फ बायर की इंसॉल्वेंसी ही वो कारण है जिसके कारण सेलर अपना राइट ऑफ स्टॉपेज टू गुड्स एक्सरसाइज कर सकता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 में बी पॉइंट है कि यदि बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो सेलर के पास ये राइट है कि वो उन गुड्स को और जो गुड्स भेजी जा रही हैं उनको ट्रांजिट में रोक सकता है। 13 क्वेश्चन फिर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको ध्यान है जब अपन ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की सर्कमस्टांसिस पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अंडर कोएरिशन किया गया हो, हाँ सर, कोई दबाव में, कोई धमकी देकर के किसी से कंसेंट ले, तो यहां पर भी ए थ्रेटन्ड टू कमिट सुसाइड, ए ने अपनी वाइफ को बोला कि यदि आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उनको सेल नहीं करेंगे या जो भी पर्टिकुलर अदर पर्सन को सेल नहीं करेंगे तो वो सुसाइड कर लेंगे। यानी सर कुल मिला के क्वेश्चन का क्रक्स है कि आप सुसाइड करने की धमकी देना जिसके बेसिस पर अगला पर्सन अपनी कंसेंट दे रहा है, तो ये वॉइडेबल है ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस या ड्यू टू कोएरिशन या वॉइड है क्योंकि ये इमोरल है या फॉरबिडन बाय लॉ। तो आप याद करो जब कोएरिशन की डेफिनेशन पढ़ते थे कि कोई भी पर्सन ऐसा कोई थ्रेटनिंग करता है या ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म करने की धमकी देता है जो कि इंडियन पिनल कोड में क्राइम है, और अटेम्प्ट टू सुसाइड इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 309 के मुताबिक एक क्राइम है, और क्राइम करने की धमकी देकर के किसी की कंसेंट लेना कंसेंट फ्री नहीं है। और इसका एक केस भी था अमीराजू, आपको इसी में केस भी बताया था, अमीराजू वर्सेस सेसम्मा। तो अमीराजू वर्सेस सेसम्मा के केस में भी यही था कि अटेम्प्ट टू सुसाइड की धमकी देना, यानी सुसाइड करने की धमकी देकर के यदि आप किसी को और कंसेंट लेते हैं तो वो कंसेंट वैलिड नहीं है, और इसलिए वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा ड्यू टू कोएरिशन। ज्यादातर बच्चे इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लीज ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ये क्लियरली कोएरिशन की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, इसलिए ध्यान देना। सुसाइड करने की धमकी देकर के कंसेंट लेना ये कोएरिशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है छोटा सा टॉपिक, ये इसमें 4 स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें सिर्फ डी स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होंगे, कभी वो रेटिफाई नहीं हो सकते, वॉइडेबल नहीं होंगे। इलीगल यदि एग्रीमेंट है, अरे लॉ के खिलाफ है, तो वॉइडेबल का तो ऑप्शन ही नहीं है, रेटिफाई होने का मतलब बाद में ठीक कर लेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज 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 वॉइड, हमेशा वॉइड होंगे। इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड, और इलीगल एग्रीमेंट से नहीं, उससे रिलेटेड जो अलाइड ट्रांजेक्शंस हैं वो भी वॉइड होंगे। और 15th अपना क्वेश्चन है, याद करो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट का लास्ट पार्ट जब पढ़ते हैं जिसमें ऑक्शन के प्रोविजंस गिवन है, जब सेक्शन 60 के लाइन में आते हैं तो आपको ऑक्शन के प्रोविजंस मिलेंगे। तो वहां पर एक प्रीटेंटेड बिडिंग, यानी सर एक तरह से कोई आर्टिफिशियल बिड लगाता है। कई बार जो सेलर होता है ना, यानी जो ऑक्शन कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, तो वो अपने कुछ लोगों को और एक डम्मी बायर बना करके उस भीड़ में बैठा देता है। जो लोग ऐसे आर्टिफिशियल बोली लगाते हैं ताकि प्राइस हाइक हो जाए, तो ऐसी जो बिड लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रीटेंटेड बिडिंग। अब यदि प्रीटेंटेड बिडिंग के कारण यदि प्राइस हाइक हुआ है और किसी जेन्युइन बायर ने यदि प्रॉपर्टी परचेज की हाई प्राइस पर और बाद में पता चले कि इस ऑक्शन में प्रीटेंटेड बिडिंग यूज की गई थी, तो फिर वो जो जेन्युइन बायर था उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को और वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में अपना सी ऑप्शन होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, और वॉइडेबल किसके ऑप्शन पर है? एट द ऑप्शन ऑफ बायर, जिसने उस प्रीटेंटेड बिडिंग के चलते हुए और इस कॉन्ट्रैक्ट में यानी इस ऑक्शन में गुड्स परचेज की, तो उसके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने यहां तक कवर किए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसलिए यहां तक की क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज करें और नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। ए से कॉन्ट्रैक्ट किया और ए की वो प्रॉपर्टी लो प्राइस में परचेज कर ली, क्योंकि यदि ए को पता होता कि उसके इस जमीन में सोना चांदी हीरे मोती दबे हुए हैं, तो शायद ए वो प्रॉपर्टी बी को सेल नहीं करता, या करता तो ज्यादा प्राइस में सेल करता। लेकिन क्योंकि ए को तो ये बात पता ही नहीं थी और बी को ये बात पता चल गई
कि यार ये ए की प्रॉपर्टी है, बी कोई साइंटिस्ट होगा, कोई एक्सपर्ट पर्सन है, उसको पता चला कि इस जमीन में और कुछ ऐसा वैल्यूएबल जो मेटल्स हैं वो यहां से मिल सकती हैं। तो ए को तो पता नहीं, इस इग्नोरेंस के चलते हुए ए ने और बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है भाई, मैं मेरी ये जमीन और बहुत कम प्राइस में बेचने को तैयार हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट इज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है या वॉइडेबल है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, क्योंकि यहां पर ए के साथ एक तरह से फ्रॉड हुआ है। ए की कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि ए से वो फैक्ट्स छुपाए गए हैं, एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है। और आपको ध्यान होगा जब आपने फ्रॉड का टॉपिक स्टडी किया था सेक्शन 17 में, कि जहां पर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स का यदि एक्टिव कॉन्सीलमेंट हो तो फ्रॉड होगा, और फ्रॉड से यदि कंसेंट ली गई है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होती। इसलिए यहां पर फ्री कंसेंट नहीं होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा ए के ऑप्शन पर। सेकंड क्वेश्चन, यहां पर एक ए नाम का पर्सन है, उसने 500 रुपीज पेमेंट किए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। कोई पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां पर कैंटीन ओपन होनी है, तो ए ने गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है जो वहां पर कैंटीन ओपन करने की परमिशन देगा, उसको रिश्वत दी, भाई 500 रुपए दे रहा हूं यार, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे देना। तो ये तो एक तरह से रिश्वत देना हो गया। गवर्नमेंट सर्वेंट ने वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं दिया, यानी उससे 500 रुपए भी ले लिए लेकिन उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवा पाया। तो क्या यहां पर ए वो 500 रुपए रिकवर कर सकता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड है। आपको ध्यान है, चाहे प्रोमिसरी नोट हो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज, वो फर्दर नेगोशिएट हो सकते हैं, और ये प्रिज्यूम किया जाएगा, इट इज प्रिज्यूम्ड, यानी ये अज्यूम किया जाता है जब तक कि कोई कॉन्ट्रेरी प्रोविजन नहीं हो, जब तक कि कुछ अदरवाइज साबित नहीं हो जाए, तो ये माना जाएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी नेगोशिएशन हुआ है वो बिफोर मैच्योरिटी हुआ है। यानी जितने भी एंडोर्समेंट्स हुए हैं या नेगोशिएशन हुए हैं वो बिफोर मैच्योरिटी हुए हैं, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। जब तक कि अदरवाइज कुछ और नहीं लिखा होगा तो यही माना जाएगा कि जितने भी नेगोशिएशंस हुए हैं वो बिफोर मैच्योरिटी हुए हैं, यानी उसका मैच्योरिटी डेट से पहले हुए हैं सर। क्वेश्चन नंबर 19, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 31 के आसपास स्टडी करते हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, अपने को कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से ये देखना कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। पहला पॉइंट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट है वो कोलेटरल होना चाहिए, तो ये ट्रू है। इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, ये भी ट्रू है। इवेंट प्रोमिसर की इच्छा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये भी ट्रू है। तो ये तो तीनों ही ट्रू हो गई, फॉल्स इनमें कोई है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव, इनमें कोई फॉल्स नहीं है। नेक्स्ट, ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन है। वैसे तो आपको ध्यान है कोई भी पर्सन माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन यदि किसी पर्सन ने माइनर को नेसेसरी गुड सप्लाई की है, नेसेसिटीज यदि सप्लाई की हैं, तो आपको ध्यान है ना, यदि माइनर पर्सन को नेसेसिटीज और नेसेसरी गुड्स यदि सप्लाई करता है कोई पर्सन, तो उस नेसेसरी सप्लाईज की वैल्यू आप उस माइनर से पर्सनली नहीं लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। तो जो नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी जो सप्लाईज किसी पर्सन ने की है माइनर को, तो वो उस माइनर की प्रॉपर्टी से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। क्वेश्चन 21 तो बहुत इजी है। चेक प्रोमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज की ही टाइप है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब हो जाता है, यानी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का एंड कब हो जाएगा, यदि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया जाए, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अपने अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दें तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा,
और एग्रीड पार्टी कंपनसेशन की मांग करेगी, और या फिर दोनों पार्टीज खुद एग्रीमेंट कर लें या पुराने एग्रीमेंट की जगह कोई नया एग्रीमेंट कर ले नोवेशन, तो भी पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ऊपर तीनों सिचुएशन में ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट कौन सी होती है। तो जिस दिन वो ड्यू होगा, जो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मैच्योरिटी डेट होगी वो वही होगी जिस दिन वो इंस्ट्रूमेंट ड्यू होगा, जिस दिन ड्यू होगा वही उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। और क्वेश्चन नंबर 24, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपको ध्यान होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंपनसेशन के सेक्शन है, लाइक सेक्शन 74, वहां से लिया हुआ टॉपिक है। आपको ध्यान है कई बार जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि यदि कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करेगी तो वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन पे करेगी, ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो फिर यदि उस कॉन्ट्रैक्ट का कभी ब्रीच हुआ तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि कोर्ट इतना कंपनसेशन दिलवाए जितना लॉस हुआ है, बट कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिखी हुई उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर देखिए कि वेयर द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैव एग्रीड एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी वुड बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कि यदि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही कंपनसेशन अमाउंट लिखी हुई है, डैमेजेस अमाउंट लिखी हुई, इसको लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं, तो फिर उस कंडीशन में द कोर्ट विल इंश्योर, तो ये कोर्ट की ड्यूटी होगी कि कोर्ट इस चीज का ध्यान रखे। तो इसमें सी पॉइंट है कि रीजनेबल कंपनसेशन, कोर्ट की ड्यूटी होगी कि कोर्ट इतना कंपनसेशन दिलवाए जितना अगले पर्सन को नुकसान हुआ है, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट स्टिपुलेटेड इन अवॉर्डेड, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिखी हुई है उससे ज्यादा नहीं, उतनी अमाउंट तो कम से कम मिलनी चाहिए जितना लॉस हुआ है। तो इसलिए आपको जब ये सेक्शन 74 पढ़ाया था तब एक टॉपिक लिखवाया था ना कि एक्चुअल लॉस और अमाउंट स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेस, इतना कंपनसेशन कोर्ट दिलवाएगा। जितना एक्चुअल लॉस हुआ वो अमाउंट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में यदि कोई अमाउंट स्पेसिफाइड है कंपनसेशन की पहले से ही, जिसको लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं इसको, ये जो अमाउंट पहले से लिख देते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, इसको लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। तो लिक्विडेटेड डैमेज की अमाउंट या एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस, इतनी अमाउंट कोर्ट आपको दिलवाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, चेक के केस में ध्यान से देखना, चेक के केस में कितने दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है? मिलता ही नहीं है, क्योंकि चेक ऑन डिमांड पेबल है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड पेबल होते हैं उसमें ग्रेस पीरियड नहीं होता, तो 0। क्या फॉरेनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, देखो फॉरेनर या रेजिडेंट से फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 11 में जो कंडीशंस दे रखी हैं, माइनर नहीं हो, अनसाउंड माइंड का नहीं हो, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, तो बिल्कुल फिर फॉरेनर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब आप याद करो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि क्वेश्चन 27 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है। एग्रीमेंट टू सेल, सेल नहीं, एग्रीमेंट किया है, फ्यूचर में सेल होगी, तो दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनके ऑब्लिगेशन फ्यूचर में परफॉर्म करने होंगे, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो 27 में ए वाला पॉइंट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। 28 बहुत प्यारा पॉइंट है, क्रॉस ऑफर। देखो क्रॉस ऑफर क्या होता है, जैसे मान लो एक अनिल नाम का पर्सन है, इसने अभी सुनील को एक ऑफर दिया कि मैं मेरी कार आपको 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। अभी वो ऑफर रास्ते में है, मतलब ऑफर लेटर अभी इसको मिला नहीं है, बाय पोस्ट भेजा ऑफर लेटर, और उसी टाइम सुनील ने इसको ऑफर दिया। सुनील को अभी अनिल वाला ऑफर मिला नहीं है, तो सुनील ने भी एक अपनी तरफ से ऑफर दिया है कि यार मैं आपकी कार 4 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो ये क्रॉस ऑफर होंगे। तो क्या क्रॉस ऑफर मिलने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रॉस ऑफर में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती।
आप ये नहीं बोल सकते कि अनिल का क्रॉस ऑफर ये मान लें कि सुनील वाले ऑफर की एक्सेप्टेंस है, क्योंकि दोनों क्रॉस ऑफर देते टाइम पार्टीज इग्नोर हैं, उनको नहीं पता कि अगला पर्सन ने भी उनको ऑफर दिया है, क्योंकि अभी वो ऑफर लेटर रास्ते में है। और क्वेश्चन नंबर 29 ये आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 12 से रिलेटेड है। आपको सेक्शन 12 में कंडीशन और वारंटी, आपको ध्यान है कंडीशन यानी वो स्टिपुलेशन जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए एसेंशियल है, और वारंटी यानी वो स्टिपुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए कोलेटरल है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टिपुलेशन कंडीशन है या वारंटी है? तो किस पे डिपेंड करता है? तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन यानी अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, समझने पर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट को सही तरह से पढ़ने से ही पता चल पाएगा कि कौन सी स्टिपुलेशंस कंडीशन है और कौन सी स्टिपुलेशन वारंटी। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो अगेंस्ट द एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब वो एक्सेप्टेंस लेटर प्रोपोजर को रिसीव हो जाए, यानी ऑफर देने वाले को यदि एक्सेप्टेंस लेटर एक्सेप्टर का रिसीव हो जाएगा तब वो एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। और सेक्शन 31 में एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई आर्मी डिपार्टमेंट के साथ, ये पर्टिकुलर गुड सप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर क्वांटिटी जो पार्ट्स में सप्लाई करेगा, लेकिन उसने जितना भी क्वांटिटी सप्लाई करनी थी वो पूरी नहीं की और कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रीच कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया। लेकिन और इसलिए वहां पर जो भी आर्मी अथॉरिटीज को पूरी क्वांटिटी नहीं मिली, तो आर्मी अथॉरिटीज ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर भी, यानी जो वर्क ऑर्डर दिया था कॉन्ट्रैक्टर को कैंसिल किया, उससे पहले उनको एक इंस्टॉलमेंट और मिल गई, यानी फर्दर क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टर ने और भेज दी, यानी जो ड्यू डेट थी उस पर नहीं दी। तो आर्मी अथॉरिटीज ने सोचा होगा कि फर्दर क्वांटिटी वो कॉन्ट्रैक्टर अपने को नहीं देगा, इस बीच में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, लेकिन उससे पहले उनको एक क्वांटिटी यानी एक इंस्टॉलमेंट और मिल गई। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का ये वर्क ऑर्डर कैंसिल करना, तो ये वॉइड है, क्योंकि जब आपको ठीक है उस कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम पर नहीं दिया लेकिन डिले दिया, यदि आप उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्सेप्टेंस करने का मतलब है कि वो ब्रीच को आप ब्रीच नहीं मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू मानेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 32, इसमें ये एक बुक डिपो है, यानी एक पर्टिकुलर ये मान लो एक मार्केट है, उस मार्केट में खूब सारी बुक्स की शॉप है, शॉप नंबर 1 से लेकर के शॉप नंबर 50 तक सिर्फ बुक्स ही बुक्स है, उसमें और कुछ नहीं है। पूरी मार्केट वो बुक बाजार के नाम से जानी जाती है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो मार्केट का मेन एंट्री गेट है उसी पर एक लिस्ट लगा दी कि कौन सी बुक कौन सी शॉप पर मिलेगी, और उसके राइटर का नाम, शॉप का नंबर, बुक का टाइटल, ये और प्राइस भी साथ में लिख दिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, यानी इन ए बुक डिपो ए कैटलॉग ऑफ बुक, जिसमें हर बुक का प्राइस और कौन सी शॉप पर वो बुक मिलेगी वो एक पर्टिकुलर बोर्ड लगा दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर या इनविटेशन टू विजिट द शॉप। तो ध्यान देना, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन करके आएंगे कि सर इनविटेशन टू ऑफर, जबकि इसका सही आंसर है ये इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप है, क्योंकि उस बोर्ड से आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर बुक कौन सी शॉप पर मिलेगी। फिर कस्टमर वहां शॉप पर विजिट करेगा, वहां फिर वो परचेज ऑर्डर देगा या जो भी है उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसलिए ये इनविटेशन है टू विजिट द बुक शॉप, और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट और ए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आते हैं और आंसर गलत हो जाता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्वेश्चन नंबर 33, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर करना, तो ये डिलीवरी की डेफिनेशन है। वैलिड कंसीडरेशन क्या होती है? तो वैलिड कंसीडरेशन
एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है, यानी पास्ट या प्रेजेंट कंसीडरेशन हो सकती है। कंसीडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना कंपलसरी नहीं है यदि कंसेंट फ्री है तो इसलिए 34 में डी पॉइंट। और आपको ध्यान होगा आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ही एक सेक्शन 45(4) है जिसमें अनपेड सेलर को डिफाइन किया है। तो अनपेड सेलर वो सेलर होता है जिसने गुड्स तो सेल कर दी लेकिन जिसको अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। और अनपेड सेलर की डेफिनेशन में सेलर का वो एजेंट भी इंक्लूडेड होगा जिसको सेलर ने बिल ऑफ लेडिंग, यानी अपने बिहाफ पर गुड्स को सेल करने का, यानी बिल ऑफ लेडिंग जिसको एंडोर्स कर दिया है, तो उस पर्सन को भी अनपेड सेलर, यानी सी पॉइंट है, उसको भी यहां अनपेड सेलर की और डेफिनेशन में इंक्लूड सेक्शन 45 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने किया है। तो ये आज आपके कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस हैं, यहां तक इनको अच्छी तरह से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हाँ जी, नमस्कार साथियों, कुछ और एमसीक्यूज जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड हैं। उसमें आज आपका क्वेश्चन नंबर 36 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है कि इन इंडिया ए पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, यानी ऐसा पर्सन जिसने खुद ने कंसिडरेशन पे नहीं की। तो वैसे भी आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद है ना कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर बट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन का पेमेंट कोई भी करे, यदि कोई स्ट्रेंजर पर्सन भी करे, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है तो बिल्कुल वो सूट फाइल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो चाहे स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन हो, लेकिन यदि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है तो फिर चाहे उसने खुद ने कंसिडरेशन पे नहीं की हो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर सूट फाइल कर सकता है यदि वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है। जब आप अनपेड सेलर्स के राइट्स पढ़ते हैं सेक्शन 45, 47, 50 में जाकर के, तब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा वहां पर कि एस नाम का कोई पर्सन है, उसने गुड्स सेल की थी बी को, बी बॉम्बे का रहने वाला है। गुड्स यहां पर रेलवे को हैंड ओवर कर दी, ये थोड़ा सा टाइपिंग में स्पेस आ गया, रेलवे है ये। गुड्स रेलवे को हैंड ओवर कर दी डिलीवरी करने के लिए, यानी सेलर ने गुड्स रेलवे को दे दी कि आप ये बी को डिलीवर कर दें। लेकिन इन द मीन टाइम जब गुड्स ट्रांजिट में है उसी वक्त बी ने उन गुड्स को किसी थर्ड पार्टी टी को सेल कर दिया, यानी बायर ने अभी गुड्स रास्ते में उसी वक्त उसने और उन गुड्स को आगे सेल कर दिया को टी नाम के पर्सन को बिना सेलर की कंसेंट के, यानी जो सेलर है एस जो है उसकी बिना कंसेंट के, और अब बी इंसॉल्वेंट हो गया। तो आपको ध्यान होगा एक राइट आया था राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। यदि बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सेलर के पास और गुड्स को ट्रांजिट में रोकने का अधिकार होता है, और यहां पर तो गुड्स किसके पास अवेलेबल हैं, यहां पर तो रेलवे के पास अवेलेबल हैं। तो जो भी स्टेशन मास्टर है यानी रेलवे का इंचार्ज होता है ये, उसके पास ये राइट है कि वो इन गुड्स को और ट्रांजिट में स्टॉप कर सकता है क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 एम नाम का एक पर्सन माइनर है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, माइनर है और बी जो एक पर्सन है वो बोरोवर है। बी ने इस एम को कहा, यानी मेजर पर्सन ने माइनर को कहा कि प्लीज आप मुझे लोन दे दें और मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दूंगा। यानी बी के पास एक मकान है, बी एक बोरोवर है, मेजर पर्सन है, माइनर से लोन ले रहा है और माइनर को उसने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और मॉर्गेज साइन हो गई। अब बताइए आप, यदि कल यहां पर बोरोवर लोन का रीपेमेंट नहीं करे तो क्या माइनर उसकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को अनफोर्स कर सकता है, क्या सेल कर सकता है? तो बिल्कुल इसमें सी ऑप्शन रहेगा कि मॉर्गेज जो वो अनफोर्सेबल है, माइनर ड्यूरिंग माइनॉरिटी भी वो अनफोर्स कर सकता है। देखो आपको ध्यान है, वैसे तो माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड है, लेकिन जिस एग्रीमेंट से माइनर को बेनिफिट मिलता हो, लायबिलिटी नहीं हो, राइट्स यदि माइनर को मिलते हो तो वो एग्रीमेंट वैलिड होता है। सेक्शन 39 कोएर्सन की डेफिनेशन पढ़ लो, ये लाइन आपको वहीं पर लिखी मिलेगी।
और कोएर्सन की डेफिनेशन में था ना कि कुछ भी ऐसा एक्ट करने की धमकी देना जो कि इंडियन पिनल कोड के द्वारा ऑफेंस डिक्लेयर्ड है, जैसे कि थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, कई बार ये क्वेश्चन आता, तो बिल्कुल ये कोएर्सन की डेफिनेशन में कवर होगा। यदि आप अपने देश के दुश्मन एनिमी के साथ यदि ट्रेडिंग करने का, बिजनेस करने का एग्रीमेंट करते हैं तो ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 41, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऑक्शन वाले पॉइंट से रिलेटेड है। कई बार आपने देखा होगा ऑक्शन में और जो बायर्स हैं वो ग्रुप बना लेते हैं, यानी जो ऑक्शन में जो बायर्स आए हैं जिनको बिड लगानी है, उन्होंने बिड लगाने से पहले अपना ग्रुप बना लिया कि अपन इस अमाउंट से ज्यादा की कोई ऑक्शन में कोई बिड नहीं लगाएगा। यदि बायर्स ऐसे यूनिटी बना लेंगे, बायर्स ऐसा यदि कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो एक दूसरे का कंपटीशन नहीं करेंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं नॉकआउट एग्रीमेंट। ये टर्म है, अच्छी तरह से लर्न कर लेना। बायर्स यानी बिडर्स यदि अपना ग्रुप बना लें एक दूसरे का कंपटीशन नहीं करने का, नो डाउट ये गलत होगा, लेकिन इस एग्रीमेंट को कहेंगे क्या? नॉकआउट एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन 42 है, एक जने ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और उसने एज लिख दी 25, जबकि उसकी एज 27 थी, बट उसने गुड फेथ में, उसने जानबूझ के नहीं ऐसा किया, उसको ऐसा ही ध्यान था कि शायद मेरी एज 25 है, जबकि एक्चुअल में उसकी एज 27 थी। देखो, उसने जानबूझ करके कोई चीज गलत बताना फ्रॉड होता है, बट यदि इनोसेंटली आपने वहां पर आपका इंटेंशन फ्रॉड करना नहीं था, माना कि आपने वहां पर सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन गलत है, बट आपके हिसाब से तो वो सही थी, ऐसा आपको लग रहा था उस टाइम, क्योंकि आपका इंटेंशन गलत नहीं है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगी, इसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। हाँ, यदि आप ऐसा बैड फेथ में करते, आपको पता होता, फिर आप जानबूझ करके कम एज बताते ताकि कम प्रीमियम देना पड़े, क्योंकि आपको ध्यान है एज कम होगी तो प्रीमियम कम देना पड़ता है, तो फिर वो फ्रॉड होता है। प्रोमिसरी नोट के केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट डिफाइन होता है, वहां पर जो अमाउंट होगी, तो जब से आप सेक्शन 4 स्टडी करते हैं एनआई एक्ट का, जिसमें प्रोमिसरी नोट डिफाइन है, तो लिखा आता है ना कि सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है ना, सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, तो अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें आर नाम के एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया एल नाम की कोई लड़की से कि मैं आपसे शादी कर लूंगा, यानी आर एक बॉय है, एल एक गर्ल है, इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ उससे शादी करने के लिए, लेकिन यहां पर शादी होती उससे पहले ही आर पागल हो गया, आर वेंट मैड, ये पागल हो गया। अब पागल से कौन शादी करेगा? तो बताइए आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कौन सा सही है? ध्यान से सुनो, देखो कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तब वैलिड था, ठीक है, आपको ध्यान होगा कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड है, लेकिन बाद में कोई ऐसा इम्पॉसिबिलिटी अकर हो गई कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। सेक्शन 45, देखो मैं सेक्शन 45 बोल रहा हूं, फिर गलती हो रही है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 45 है। हाँ, ये सेक्शन 4 से है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट का क्वेश्चन है, तो एनआई एक्ट के सेक्शन 4 से रिलेटेड है। सेक्शन 4 में आपने प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक तो सर्टेन अमाउंट हो और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग हो, अंडरटेकिंग यानी प्रॉमिस, तो जो अंडरटेकिंग होती है प्रोमिसरी नोट में सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए जो मेकर प्रॉमिस करता है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है ना, अनकंडीशनल होना चाहिए, माफ करना ए नहीं बी ऑप्शन, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। 46, यहां पर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि मैं आपका मकान परचेज कर लूंगा, लेकिन उसके लिए मैं पहले लोन लूंगा, यदि मुझे लोन मिल जाता है तो मैं आपका ये एग्रीमेंट कर लूंगा। देखो यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है, और जहां पर वेगनेस यानी जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं हो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। ऑर्डिनरी डैमेजेज यानी एक तरह से कंपनसेशन। देखो ऑर्डिनरी डैमेजेज वहीं पे किया जाता है, ऑर्डिनरी डैमेजेज सामान्यतः यदि नॉर्मल कोई लॉस हुआ है और वो भी डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से,
उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से डायरेक्टली जो रिलेटेड लॉसेज हैं उनको जो कंपनसेशन पे करते हैं उनको ऑर्डिनरी डैमेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इनमें कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं जो कि लॉ के द्वारा इंपोज होते हैं। तो आपको यही बताना कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इट इज इंपोज्ड बाय लॉ, सिर्फ यही स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई मैन मेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये कोई ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। दीज आर द ऑब्लिगेशंस व्हिच आर इंपोज्ड बाय द लॉ। A check is always payable on demand, ये बताने की जरूरी नहीं है, बार बार आता है जब आप सेक्शन 6 पढ़ेंगे एनआई एक्ट में, क्योंकि सेक्शन 6 में चेक की डेफिनेशन उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमेशा ऑन डिमांड ही पेबल होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 में बताया यहां पर कि हर पार्टी को अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना होता है कॉन्ट्रैक्ट में। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट है ये। जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अपने अपने पार्ट को सही तरह से परफॉर्म कर देंगी तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से एंड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इस एंड होने को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बट बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये क्वेश्चन जो 51 है ये दो तरह से आ सकता है, यह राइट इन रैम है, दो ऐसी लेटिन वर्ब है, राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम मतलब आपका राइट किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में है, और राइट इन रैम का मतलब है कि राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कि आपके साथ गलत हुआ तो आप जो भी पर्सन गलत करने वाले हैं, यानी आपका राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52, गुड्स की डेफिनेशन याद करो आप। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 7 में आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई थी। वहां पर गुड्स विल इंक्लूड, तो ग्रोइंग क्रॉप्स जिनको आपने सेपरेट करने का एग्रीमेंट कर लिया बिफोर सेल, और ओल्ड कॉइन्स, ध्यान से सुनना, ओल्ड कॉइन्स जो करेंसी चलन में नहीं है तो वो करेंसी नहीं है, फिर वो पेपर है, ठीक है। ओल्ड कॉइन्स जो चलन में नहीं है तो सिर्फ मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आएगी, बाकी इनमें से और कोई नहीं आएगा। वैसे तो आपको ध्यान होगा ऑफर एक पार्टी देगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। यदि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं तो वो वैलिड नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी हैं जिसमें एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि यदि ऑफरी ने जो आपने प्रायर कंडीशंस लगाई थी, जैसे आपने ऑफरी को बोला था कि मैं आपको मेरी कार 5 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूं, यदि आपको मेरा ऑफर पसंद है तो 20% एडवांस दे दीजिए। तो ऑफरी ने जवाब कुछ नहीं दिया, लेकिन 20% आपके खाते में जमा कर दिए, आपको फोन पे कर दिए, यानी आपको अमाउंट उन्होंने हैंडओवर कर दी। तो ये अमाउंट हैंडओवर करने का मतलब एक्सेप्टेंस ही है, ये बताने की जरूरी नहीं है। इसी तरह से यदि जो भी ऑफरी था आपने अपनी कार डायरेक्ट ऑफरी के पास भेज दी, अपने ड्राइवर को बोल दिया कि जाइए और उस पर्सन के पास मेरी कार ले जाओ और उसको बोल दो कि हमारा मालिक आपको 5 लाख रुपए में बेचने को तैयार है। ऑफरी ने यदि कंसिडरेशन रिसीव कर ली, रख ली कार, इट मीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया। बेनिफिट्स यदि ऑफरी रिसीव कर ले तो भी इन तीनों सिचुएशन में यह माना जाएगा कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मर्चेंटेबिलिटी तभी होता है जब गुड्स कॉमर्शियली सेलेबल भी हों और जिस पर्पज के लिए गुड्स परचेज की उस पर्पज के लिए भी फिट फॉर यूज हो, यानी सी पॉइंट, बोथ ए और बी दोनों ही आ गए इसमें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोमिस किसे कहते हैं? देखो, प्रोमिस तब होगा जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स प्रोमिस, ठीक है। ये आप सेक्शन 2 क्लोज बी जब आप स्टडी करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो आपको ये लाइन लिखी मिलेगी। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से देखना है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कंटीजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग, किसी इवेंट की नॉन हैपनिंग पे कंटीजेंट था, लेकिन वो इवेंट यदि हैपन हो जाए तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। भाई नॉन हैपनिंग होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता, लेकिन वो इवेंट नॉन हैपनिंग की बजाय यदि हैपन हो गया तो वॉइड हो गया, और नॉन हैपनिंग हो जाता तो वैलिड। तो इसमें पूछा था कि वॉइड कब होगा, तो यदि नॉन हैपनिंग में वैलिड होगा तो वॉइड फिर हैपनिंग होने पर होगा। और सेक्शन क्वेश्चन नंबर 57, टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस कब वैलिड है? तो
टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस, यानी जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो यदि वो अपनी पूरी बात, ऑफरर उसकी पूरी बात सुन ले और समझ ले, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा और फिर वो एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाएगी। 58 में बहुत इजी है सर, यदि माइनर, ये आपको ध्यान होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है कि यदि माइनर कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करे, प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, तो फिर माइनर तो लायबल नहीं होगा, बट माइनर को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टीज उस ड्रॉ में या उस एंडोर्समेंट की पार्टी हैं, तो माइनर को छोड़ के बाकी सभी पार्टीज उसके लिए लायबल होंगी। और क्वेश्चन नंबर 59 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है कि यदि कोई ऐसी कैटलॉग ऑफ बुक्स जिसमें बुक्स का नाम लिखा है, प्राइस लिखा है और ये बता रखा है कि ये बुक्स कहाँ पर अवेलेबल है, यदि ऐसा एक कोई स्टेटमेंट, एक लिस्ट गिवन हो, बुक्स का नाम, बुक्स का प्राइस और कौन सी शॉप पर ये बुक्स मिलेगी, तो बताइए ये स्टेटमेंट, देखो ऑफर तो हो नहीं सकता, ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ये है कि एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये इन्विटेशन टू ऑफर। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी कराया था इसी सीरीज में, वहां पर एक ऑप्शन और था कि एन इन्विटेशन टू विजिट द शॉप, अब वो यहाँ है नहीं ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन इन्विटेशन टू ऑफर है। यदि वो ऑप्शन यहाँ होता तो अपन उसको सिलेक्ट करते। ऐसा ही क्वेश्चन इसी सीरीज में मैंने पहले भी सोल्व करवाया है, तो ध्यान से देखना उसको। और लास्ट क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेलर की ड्यूटी होती है टू डिलीवर द गुड्स और बायर की ड्यूटी होती है टू एक्सेप्ट द गुड्स, यानी टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड मेक पेमेंट। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर, तो ये तो ट्रू है और अपने को यानी इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो पहला तो करेक्ट हो गया, बायर की ड्यूटी है टू एक्सेप्ट एंड पे, तो ये भी करेक्ट है। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर गुड्स, तो ये इनकरेक्ट है। गुड्स डिलीवर करना सेलर की ड्यूटी होती है, तो इसमें सी पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबर 60 में आपका सही ऑप्शन होगा। तो ये कुछ और क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको आप और अच्छी तरह से लर्न करो और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। हाँ जी नमस्कार साथियों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इन तीनों एक्ट के कुछ और एमसीक्यूज के साथ आज आपके साथ हाजिर हैं। 60 क्वेश्चंस मैं अब से पहले की क्लासेज में आपको करवा चुका हूं। 61 क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि बिना कंसीडरेशन के किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड होगा। यदि सेक्शन 25 आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ध्यान होगा कि बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। क्या कंसीडरेशन एडिक्वेट होनी चाहिए? इसके रिगार्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना कहता है कि कंसीडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट इनएडिक्वेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि पार्टीज की कंसेंट फ्री है या नहीं है, उसका क्वेश्चन यदि कभी कोर्ट में आया, यदि पार्टीज की कंसेंट का कभी क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया, तो उस केस में इनएडिक्वेट कंसीडरेशन भी कोर्ट कंसीडर करेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 को ध्यान से देखना कि द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट। क्या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन को कोर्ट कंसीडर करेगा? सिर्फ एक सिचुएशन में, इन डिटरमाइनिंग, इसका ए वाला आंसर है, इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन। यदि कभी कोर्ट के सामने यह क्वेश्चन आए कि पार्टीज की कंसेंट यानी प्रोमिसर की कंसेंट फ्री थी या नहीं थी, उस टाइम पर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन भी कोर्ट कंसीडर करेगा। तो सामान्यतः कंसीडरेशन एडिक्वेट या इनएडिक्वेट होना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि कंसेंट ऑफ पार्टीज का ही क्वेश्चन कोर्ट के सामने हो कि वो कंसेंट फ्री है या नहीं, तो वहां पर फिर आपको इनएडिक्वेट कंसीडरेशन कोर्ट कंसीडर करेगा। नेक्स्ट सेक्शन, ये सेक्शन बोल रहा हूं जबकि क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 62। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही टॉपिक है कि यदि आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो, कोई की गुड्स खो गई, आपको मिल गई, यू आर द फाइंडर ऑफ गुड्स, तो आपकी ड्यूटी यही बनती है कि आप ट्रू ओनर को ट्रेस करें, यानी उसको पहचानें, ढूंढें, सर्च करें और ट्रू ओनर को गुड्स लौटा दें।
बट यदि गुड्स पेरिसेबल नेचर की हों, खराब होने वाली हों, तो फाइंडर ऑफ गुड्स उन गुड्स को बेच भी सकता है और जो पैसा मिलेगा वो फिर आप ट्री ओनर को दे देना जब भी उसको ढूंढ लो। तो फाइंडर ऑफ गुड्स कब गुड्स को सेल कर सकता है? तो जब गुड्स पेरिसेबल नेचर की, अदरवाइज वो सेल नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि यदि कंसीडरेशन इलीगल हो, इम्पॉसिबल हो, अनसर्टेन हो, तो ऐसी कंसीडरेशन क्या होगी? तो वो अनइनफोर्सेबल होगी। सॉरी, इट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल। भाई शैल नॉट बी, तो वो एनफोर्सेबल नहीं होगी, वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में शैल नॉट लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, एनफोर्सेबल। नेक्स्ट टॉपिक ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, सेक्शन 33 के आसपास आपने पढ़ा होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी कितने टाइप की होती है? तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65, प्रिंसिपल ऑफ अस्टोपल। देखो अस्टोपल का मतलब है कि यदि कोई पर्सन ने एक बार कोई स्टेटमेंट दे दिया तो फिर वो अपने स्टेटमेंट से यू टर्न नहीं ले सकता, वो बदल नहीं सकता। एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो फिर आपको वैसा परफॉर्म करना होगा, आप फिर अपने कमिटमेंट को टर्न नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। बट ये माइनर के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो इसमें डी पॉइंट आपका, क्योंकि उसमें अभी मैच्योरिटी, क्योंकि माइनर है सर, वो बच्चा है, उसने माइनॉरिटी के दौरान क्या बोल दिया हो उसको आप अनफोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी उसका दिमाग मैच्योर्ड नहीं है सर, वो साउंड माइंड का नहीं है सर, उसको अभी एज ऑफ मैच्योरिटी अचीव नहीं की है। चेक की एक डेफिनेशन है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 6 में गिवन है। उसी डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी डिफाइंड है, तो वो सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1A में डिफाइंड है। ठीक है, चेक की डेफिनेशन सेक्शन 6 में गिवन है, लेकिन उसमें चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ट्रंकेटेड चेक करके टर्म गिवन है। तो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है ये टर्म सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन 1A में डिफाइंड है। नेक्स्ट है सर सेक्शन 67 कि जब टाइट मनी मार्केट है, देखो मनी मार्केट टाइट होने का मतलब कि मार्केट में पैसे की कमी है, लोगों को लोन चाहिए लेकिन लोन देने वाले बहुत कम हैं, तो वहां पर बहुत कम लोग हैं जो लोन देंगे, तो वो इंटरेस्ट भी ज्यादा ही लेंगे ऑब्वियसली। तो ये है कि लैंडिंग ऑफ मनी टू ए बोरोवर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब मनी मार्केट की टाइट कंडीशन हो और उस टाइम यदि आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो आपने देखा होगा ये तो हर बिजनेसमैन करता है, कोई भी चीज की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम, तो प्राइस बढ़ा देते हैं, तो यहां पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, तो जनरली ये वैलिड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 कि यदि प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई भी अपना पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने का, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोमिसर अपने आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, प्रोमिसी को कोई एप्लीकेशन नहीं लगानी और कोई समय भी फिक्स नहीं हुआ है, तो फिर प्रोमिसर अपने प्रोमिसीज को कब परफॉर्म करे? यानी जब कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नहीं लिखा हुआ और प्रोमिसी को कोई एप्लीकेशन भी नहीं लगानी, यानी प्रोमिसर खुद ब खुद अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे, तो उस कंडीशन में रीजनेबल टाइम के अंदर प्रोमिसर को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती। अब क्वेश्चन आता है सर रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम किसे कहते हैं भाई? कितना टाइम पीरियड को रीजनेबल टाइम मानेंगे? तो ये एक तो जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वहां की कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग रीजनेबल टाइम क्या होगा, यानी जो भी जनरल कस्टम उनको भी कंसीडर करेंगे। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसका यदि लॉ में कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है तो वो भी कंसीडर करेंगे। और दूसरा, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये केस टू केस डिफर करता है, इसलिए रीजनेबल टाइम पीरियड कितना होगा, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑल्सो, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑल्सो, और साथ साथ में जनरल कस्टम का भी क्वेश्चन है। सर अनलॉफुल एग्रीमेंट में इन तीनों में से कौन से? इलीगल एग्रीमेंट भी अनलॉफुल हैं, जो मॉरलिटी के अगेंस्ट में हैं, पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट में हैं, वो भी अनलॉफुल हैं, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में वो भी अनलॉफुल है, तो ऑल ऑफ द अबव। सर जब ऑक्शन सेल होती है तो ऑक्शन सेल में प्रॉपर्टी उस बिडर को सेल की जाती है
जो हाईएस्ट बोली लगाता है, तो हाईएस्ट बीडर को। सर यहां पर एक ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए 1000 रुपीज बी को पे करेगा, यानी ए ने तो बी को 1000 रुपीज पे कर दिए। अब बी बदले में क्या देगा, तो बी या तो राइस डिलीवर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉफुल कंसीडरेशन है, और या फिर स्मगल्ड अफीम, यानी एक तरह से कोई ड्रग सप्लाई करेगा सर, और वो भी स्मगलिंग किया हुआ, यानी अनलॉफुल बिजनेस सर। तो आप बताइए, आप तो देखो यहां पर जो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि फर्स्ट तो वैलिड है, यदि वो राइस सप्लाई करे तो वैलिड है, रुपए के बदले में राइस मिल गई, लेकिन यदि वो अफीम सप्लाई करता है तो ये इनवैलिड है सर। तो फर्स्ट तो वैलिड है, लेकिन सेकंड जो पार्ट है स्मगल्ड, यदि अफीम की वो बात करें तो फिर वो आपका पार्ट अनलॉफुल है। नेक्स्ट आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक एज ए सिक्योरिटी दिया गया हो किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पज के लिए, एज ए सिक्योरिटी के रूप में आपने उसको दिया है, नॉट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई लाइबिलिटी को पेमेंट के लिए नहीं, बल्कि एज ए सिक्योरिटी के रूप में आपने यदि किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। एस्क्रो का मतलब भी होता है कि जब आप सिक्योरिटी के रूप में देते हो। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत प्यारा टॉपिक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करता है। ए ने बी का बिजनेस परचेज किया, ध्यान देना बी का कोई बिजनेस है, बी नाम का कोई पर्सन है जो बिजनेस चलाता है, और वो ए ने परचेज कर लिया जो भी बिजनेस है ऑफ सेलिंग नेक्टीज इन दिल्ली। तो जो भी XYZ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस था, बी उस बिजनेस को दिल्ली में चलाता था, लेकिन अब ए ने बी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, तो वहां पर उस एरिया में जो गुडविल है, जो लोग जानते हैं वो तो बी को जानते हैं, तो बी ने अपना बिजनेस ए को सेल कर दिया। अब हो सकता है बी अगले दिन या 2 दिन 5 दिन बाद दोबारा से सेम बिजनेस उसी एरिया में फिर से स्टार्ट कर दे, तो इससे तो ए को नुकसान होगा। तो इसलिए जब ए बी के बिजनेस को टेक ओवर करेगा ना, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, उस पर कंडीशन इंपोज कर देगा। क्या क्या कंडीशन इंपोज कर सकता है, तो ए कैन रिस्ट्रेन, ए बी को रोक सकता है डूइंग द बिजनेस ऑफ सेलिंग नेक्टीज, कि आप सेम प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं करोगे दिल्ली में एक लिमिटेड पीरियड तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। ऐसा नहीं कि लाइफ में कभी नहीं करोगे, कहीं नहीं करोगे, ये तो फिर अनरीजनेबल कंडीशंस हो जाएंगी। तो आप रीजनेबल कंडीशंस इंपोज कर सकते हो, यदि आप कोई रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो वहां पर ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन 74 है सर, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अभी परफॉर्म हुए नहीं थे, और भगवान ना करे उससे पहले यदि प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो उसके लीगल हियर उन ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेंगे, प्रोवाइडेड वो ऑब्लिगेशन कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो उसके लीगल हियर उनको परफॉर्म करेंगे। तो इसमें आपका बी आंसर होगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, प्रोवाइडेड वो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जिससे कि कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरी पड़े। और जो क्वेश्चन नंबर 75 है, ए ने बी से 500 रुपीज बोरो किए टू बैट विद सी, यानी सी से कोई ऐसा गैम्बलिंग, बैटिंग इस टाइप के को शर्त लगाने के लिए, तो क्या ये अमाउंट रिकवर हो सकती है? तो आपको ध्यान है गैम्बलिंग और बैटिंग पर्पज के लिए किए हुए कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 23 में कवर होते और जनरली वो वैलिड नहीं होते। 76 बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। असीम अनलॉफुली, असीम नाम का कोई बंदा है, उसने अनलॉफुली अनिल को डिटेन कर लिया, यानी अनिल को अपने कब्जे में ले लिया, अनिल को एक तरह से पकड़ लिया, उसको नजरबंद कर लिया, ठीक है, अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, ये मान लो आप, ताकि वो अनिल अपना कोई वेकेंट फ्लैट, देखो हाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यानी अनिल के पास कोई फ्लैट है जो खाली है और उसको असीम लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, यानी 50 लाख रुपए का फ्लैट है और असीम ने अनिल को कहीं पकड़ लिया, इसको किडनैप कर लिया, इस पर दबाव बनाया कि तू मुझे 40 लाख रुपए में अपना फ्लैट सेल कर। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है या कोएर्सन है? तो साफ साफ पता आपको कि इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग किसी को ऐसे अनलॉफुली डिटेन करना क्राइम है, और अनलॉफुल डिटेन करना एक ऐसा एक्ट है जो आईपीसी में प्रोहिबिटेड है। तो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के प्रोहिबिटेड एक्ट करके यदि आप कंसेंट लेते हैं तो वो कोएर्सन में आता है। सेक्शन 77 एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
जो सीज टू बी एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था, स्टार्टिंग में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में वो सीज टू बी अनफोर्सेबल हो गया। ये क्वेश्चन पहले भी स्टार्टिंग की क्लासेज में आप देखेंगे कवर करवाया है आपको, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट मत कर देना, इसमें कई बच्चे वॉइड एग्रीमेंट करके आ जाते हैं। अरे जब कॉन्ट्रैक्ट है और बाद में अनफोर्सेबल नहीं रहा तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, ए ने प्रॉमिस किया बी से, लेकिन वादे तो कर लिए लेकिन उसको निभाने का कोई इंटेंशन नहीं है सर। तो यदि ऐसा कोई प्रॉमिस करें आप जिसमें आपको उसको परफॉर्म करने की कोई इंटेंशन नहीं हो, तो याद करो आप सेक्शन 17 जहां पर फ्रॉड डिफाइन है, तो फ्रॉड के वो 4-5 पॉइंट्स में कहता है ना कि ऐसा कोई प्रॉमिस जिसको परफॉर्म करने का इंटेंशन नहीं हो, तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन में आता है। तो आप सेक्शन 17 पढ़ेंगे फ्रॉड की डेफिनेशन, तो उसमें क्लियरली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सर यदि आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, लोगों को इनवाइट करते हो कि आइए हम गुड्स ऑक्शन करने जा रहे हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट की है लोगों को ऑक्शन में बुलाने के लिए, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर एंड कब हो जाएगा? तो यदि कोई पर्सन अपने ऑफर को रिवोक कर ले तो ऑफर एंड हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेते तो एग्रीमेंट बन जाता। तो ऑफर एंड तब हो जाता है जब उसको ऑफर करने वाला रिवोक कर ले सर। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर यानी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है ही नहीं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट अनिल और सुनील के बीच में है, तो क्या कोई थर्ड पर्सन केस कर सकता है? जैसे अनिल अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करा तो सुनील तो केस कर सकता है क्योंकि सुनील तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है। बट कोई और पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, तो क्या वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की सिचुएशन में कोई और पर्सन सूट फाइल कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही सूट फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 तो बहुत इजी है। इनमें से आपको यह बताना है कि कौन कॉम्पिटेंट है, तो ऑब्वियसली साउंड माइंड का पर्सन ही कॉम्पिटेंट होगा। ल्यूनेटिक भी अनसाउंड माइंड का ही बंदा होता है, तो इसलिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है। माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट, बिल्कुल माइनर एजेंट बन सकता है, क्योंकि वैसे भी एजेंट के एक्ट्स के लिए लायबल तो प्रिंसिपल ही होगा, तो इसलिए माइनर कुछ भी करेगा तो प्रिंसिपल ही लायबल है, तो बिल्कुल बन सकता है, एज एजेंट वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 84, मिस्टर ए ने बाय मिस्टेक जो बास्केट ऑफ मैंगो है वो बी को डिलीवर बी को करनी थी, बट मिस्टेकिंग हिम टू बी सी, उसको सी मानते हुए उसने डिलीवर कर दिया। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, इस लाइन को बोलने में थोड़ी गलती कर गया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बास्केट ऑफ मैंगो यानी खूब सारे मैंगो बी को डिलीवर कर दिए, ये मानते हुए कि ये सी है। यानी एक्चुअल में ए सी को डिलीवर करना चाहता है मैंगो, बट उसने वो डिलीवर बी को कर दिए, बट ए ये मान रहा है कि शायद ये सी ही होगा, जबकि वो है मिस्टर बी, और मिस्टर बी ने उन मैंगो को कंज्यूम किया। तो सर मिस्टर बी इज बाउंड टू पे कंपनसेशन। यदि आपको बाय मिस्टेक यदि कोई गुड्स मिलती हैं और आप यदि उन गुड्स का बेनिफिट ले रहे हो, तो फिर सर आपको पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कंसीडरेशन इनएडिक्वेट हो, तो भी आपको आज पढ़ा भी था, कंसीडरेशन इनएडिक्वेट होने से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होगा, वैलिड होगा। हाँ, कंसीडरेशन इनएडिक्वेट है और पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है, इसका केस यदि कोर्ट में चल रहा है, तो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन कोर्ट कंसीडर करेगा। नेक्स्ट सर, यदि किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है टाइम बार्ड डेप्ट को पे करने का, तो वैसे तो सेक्शन 25 ये कहता है, कंसीडरेशन का सेक्शन है कि बिना कंसीडरेशन के किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस, और वहां पर आया था ना कि प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। आप सेक्शन 25 की एक्सेप्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये अनफोर्सेबल है सर। ठीक है, अनफोर्सेबल है। यदि कोई भी एग्रीमेंट की दोनों पार्टी से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए, तो जहां पर भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बोथ द पार्टीज है, एग्रीमेंट वॉइड होगा। 88 में मिस्टर अजीत ने धमकी दी टू कमिट सुसाइड, तो याद रखो सुसाइड कमिट करने का धमकी देना कोयर्सन में आता है, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन 89, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एक डेफिनेशन गिवन है प्रोमिस की, वो डेफिनेशन एज इट इज यहां क्वेश्चन में लिखी हुई है, बस यहां क्या वर्ड आएगा वो बताना आपको।
तो जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है, तो उसको टू हैव बीन एक्सेप्टेड। 89, ऑक्शन सेल कंप्लीट कब होती है? फॉल ऑफ हमर, जब ऑक्शन करने वाला क्या करे, वो आपको ध्यान है ना, लास्ट जो हाईएस्ट बिड आई है उसके बाद जो ऑक्शन मैनेजर है वो बोलता है कि जो भी अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख हाईएस्ट बिड है, तो 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3 कोई नहीं बोला, तो फिर वो फॉल ऑफ हमर, वो जिसके पास एक हथौड़ा होता है वो फिर उसको ऐसे किसी मेटल पे या कोई टेबल पे मारेगा, तो ये जो फॉल ऑफ हमर है इसमें ऑक्शन सेल कंप्लीट हो जाती है। आगे सर की सेलर कैन रेज द प्राइस, आपने देखा होगा ऑक्शन में कई बार सेलर प्राइस राइज करने के लिए और पफर्स की हेल्प लेता। पफर्स ऐसे लोग हैं जो एक तरह से आर्टिफिशियल बायर होते हैं, जिनका काम ओनली ऑक्शन में प्राइस हाइक करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 92, अब यहां पर मिस्टर ए, ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हो आप, ने एक मोबाइल सेट लिया मिस्टर बी से बाय फ्रॉड। तो मिस्टर ए ने ले लिया मोबाइल बट बाय फ्रॉड, तो बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, क्योंकि मिस्टर ए का टाइटल क्लियर नहीं, उसने फ्रॉड करके लिया है। लेकिन अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं हुआ, उससे पहले ही मिस्टर ए ने वो आगे सी को सेल कर दिया और सी ने गुड फेथ में परचेज किया है, तो बिल्कुल सी को एक बेटर टाइटल मिलेगा। ये आपको सेक्शन 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप स्टडी करते हैं, सॉरी 30 उसके आसपास जब पॉइंट्स पढ़ेंगे तब भी आपको टॉपिक मिलेगा। सेक्शन 30 नहीं होगा शायद इसका, बट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत प्यारा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। डिलीवरी ऑफ गुड्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी, कंस्ट्रक्टिव। तो मोड्स ऑफ डिलीवरी 3 ही हैं, तो ये आपको डी वाला पॉइंट है सर। जो भी इंस्ट्रूमेंट अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी जो इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड नहीं है, तो उसमें आपको ध्यान है 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ये एनआई एक्ट में आता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है सर। अब आता है सर कि इंचोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होंगी? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट हैं, जिनमें कुछ ना कुछ जैसे अमाउंट नहीं लिखी हुई, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं है? यानी एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग किसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते? तो शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी हैं सर? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको ध्यान होगा 3 पार्टी होती हैं, ड्रोवर, ड्रोई और पेई। प्रोमिसरी नोट में 2 होती, मेकर और पेई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं सर। वॉइड एग्रीमेंट वो है इज वन विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 100 है आपका कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तब फॉर्म होगा जब एक्सेप्टर क्या करे, कुछ ऐसा करे जिससे कि उसका एक्सेप्टेंस का इंटेंशन सिग्निफाई होता हो, तो वो ऑफर एक्सेप्ट मान लेंगे और एक्सेप्टेड ऑफर को आप एग्रीमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज 61 से लेकर के 100 तक। इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करें, अपने नोट्स को, अपने बेयर एक्ट को साथ साथ में पढ़ें और फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करें, तो आपको भी लर्न हो जाएंगे। हाँ जी सर, आज जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ध्यान है जो एक्सप्रेस ऑफर होगा, जो बाय वर्ड्स एक्सप्रेस किया जाता है, उसको तो बाय वर्ड्स ही आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो इंप्लाइड ऑफर होते हैं उनको बाय कंडक्ट या बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। तो उसमें डी ऑप्शन। 102 ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन है। जैसा कि आपको ध्यान है सेक्शन 4 और 5 ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। इसमें बताया आपको ये 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना, नॉट करेक्ट। तो ऑफर का कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो जाता है जब वो ऑफरी को रिसीव हो, तो ये तो करेक्ट है। और यदि आप एक्सेप्टर हो, आपको अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है,
तो वो उसी दिन रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा जब आपने उसको पोस्ट कर दिया हो। प्रपोजल भी कभी भी रिवोक हो सकता है, ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक हो सकता है। तो इसमें जो डी पॉइंट है ये थोड़ा सा गलत है कि एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, तो इसमें आपका डी आंसर होगा। 103 में कंसीडरेशन को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो कंसीडरेशन इज समथिंग इन द आइज ऑफ लॉ, और दूसरा कंसीडरेशन एक प्राइस है फॉर द प्रोमिस। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखने का होता है, तो इन पर थोड़ा ध्यान देना। 104 बहुत इजी है, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी पर्सन्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट तभी कहेंगे जब वो अनसाउंड माइंड का नहीं हो, किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं हो और मेजॉरिटी की एट अटेंड कर ली हो, यानी ऑल ऑफ द अबव। यहां पर आपको बताना कि इन फॉलोइंग पर्सन्स में से कौन कौन डिस्क्वालिफाइड नहीं है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है। तो फॉरेन जो सोवरेन्स हैं यानी एम्बेसडर्स हैं, तो वो डिस्क्वालिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एलन एनिमी नहीं कर सकता, कन्विक्ट, तो ये तीनों डिस्क्वालिफाइड हैं। और अपने को आंसर क्या लेना था, नॉट डिस्क्वालिफाइड। ध्यान दिया करो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। तो 105 में डी। 106 है सर, ए ने बी से एग्रीमेंट किया कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ऑयल सेल करने का, बट ऑयल कौन सा वो नहीं बताया, तो ये वॉइड है क्योंकि टर्म्स अनसर्टेन है। ए ने प्रॉमिस किया था बी से कि मैं तुझे सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, तू मुझे 2000 रुपए दे देना। ए सरकारी नौकरी लगवा भी दिया, बी ए ने यहां पर बी को सरकारी नौकरी लगवा भी दिया, यानी बी को सरकारी नौकरी मिल भी गई, लेकिन अब वो पैसे नहीं दे रहा। तो क्या ए केस कर सकता है? तो ये तो वैसे भी इलीगल पर्पज के लिए बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, ए कुछ भी नहीं कर सकता। 108 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट याद करो आप। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर इवेंट जो कि कोलेटरल है, अनसर्टेन इवेंट है, तो डी ऑप्शन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। 109 ए ने अपनी इसको ये रिकॉग्निजेंस दी थी, यानी एक तरह से इस चीज की एक्सेप्टेंस दी थी कि वो कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेनल्टी है, वो उसको उस पर बाइंडिंग होगी और वो कोर्ट में उस पर्टिकुलर डे को अपीयर हो जाएगा, लेकिन वो अपीयर नहीं हुआ, उसने अपनी रिकॉग्निजेंस फोरफिट कर ली, तो बिल्कुल वो पेनल्टी पे करने के लिए लायबल रहेगा सर। 110 जो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होते हैं, आपको पता ही है, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते। जो भी आप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दें, कोई भी अपना पार्ट परफॉर्म करने का ऑफर दें, तो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। 112 कंपनसेशन और डैमेजेस का बहुत प्यारा टॉपिक है। यहां पर इस ए नाम का पर्सन जो कि बेबी फूड्स के बिजनेस में डील करता है और कहीं पर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट शो होने वाला था, कोई एग्जीबिशन होने वाली थी, इसने रेलवे को पहले बता दिया था कि मैं मेरे कुछ सैंपल्स रेलवे के थ्रू भेज रहा हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर डेट को वहां पर एग्जीबिशन है तो उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। रेलवे ने उसको पहुंचाने में लेट कर दिया, तो एक को नुकसान हुआ है और इसने पहले इंटीमेट कर दिया था रेलवे को, तो ये स्पेशल डैमेज है। गुड्स की डेफिनेशन, जैसा कि आपको ध्यान है, गुड्स में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी काउंट होती हैं, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और मनी के अलावा, एक्शनेबल क्लेम और मनी के अलावा। फ्यूचर गुड्स भी सेल हो सकती हैं, एग्रीमेंट टू सेल होता ही है, फ्यूचर गुड्स भी सेल का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट इम्पिटर नॉट अप्लीकेबल, कब अप्लीकेबल नहीं होगा? पेटेंट नेम, ट्रेड नेम तब अप्लीकेबल होता है जब सेलर ने यदि फ्रॉड कर रखा हो, तब आप कैविएट इम्पिटर की हेल्प नहीं ले सकते। ये एक लेटिन मैगजीन गिवन है आपको कि नमो दैट क्वार्ड नॉन हैबिट, अपने से अच्छा टाइटल आप किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है? तो नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पजेस। अनपेड सेलर, जो राइट टू लीन, जो अनपेड सेलर का राइट है सेक्शन 47 में, तो राइट टू लीन अनपेड सेलर तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब उसने उस गुड्स की वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी हो।
118 बहुत प्यारा पॉइंट है सर। यदि ऑक्शन हो रही है और आपने पहले से नहीं बताया कि सेलर खुद भी ऑक्शन में भाग लेगा या सेलर के बिहाफ पर भी कुछ लोग ऑक्शन में भाग लेंगे, ये बात नहीं डिस्क्लोज की हुई, यानी सेलर पहले जो ऑक्शन चलेगी उसमें सेलर भी पार्टिसिपेट करेगा, ये चीज नोटिफाई नहीं है, और फिर भी यदि ऑक्शनियर को यदि लग रहा है कि वो सेलर या सेलर के लोगों से बिड ले रहा है तो ये फ्रॉडुलेंट हो जाएगा सर, ये तो फ्रॉड हो गया। फिर पहले से बता दो ताकि सब लोगों को पता रहे। जो चेक अक्रॉस द काउंटर पे होता उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर चेक, ओटीसी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही ऑब्लिगेशंस डील होंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही ऑब्लिगेशन डील होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, एग्रीमेंट से। सभी एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते, जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं एग्रीमेंट के सिर्फ वो ही कवर होते हैं। और एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होती है, सेक्शन 7 में क्लियरली पढ़ते हो आप इस चीज को, एक्सेप्टेंस अब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी विदाउट कंडीशन होनी चाहिए। और यदि कम्युनिकेशन चाहे ऑफर की एक्सेप्टेंस की अनऑथराइज पर्सन ने यदि कम्युनिकेशन किया है तो उस कंडीशन में वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। यदि अनऑथराइज पर्सन के द्वारा कम्युनिकेशन है तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप रिवाइज करें। हाँ जी, तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, एन ऑफर डज नॉट लैप्स, ऑफर खत्म नहीं होगा इफ द एक्सेप्टेंस इज मेड। यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, इसमें सी आंसर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? इफ द एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी, यदि ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ ऑफरर। आपको ध्यान होगा जब रिवोकेशन ऑफ ऑफर वाला टॉपिक पढ़ते हैं सेक्शन 6 के आसपास, तो सेक्शन 6 में आता है वहां पर कि यदि ऑफरर की डेथ हो गई लेकिन ऑफरी को पता ही नहीं है इस बात का, इग्नोरेंस अबाउट द डेथ ऑफ ऑफरर, यदि ऑफरी एक्सेप्ट कर ली तो एक्सेप्टेंस फाइनल होगी। क्वेश्चन नंबर 124 बिल्कुल क्लियर है कि सर एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड होगा, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि खुद सेक्शन 25 के ही सब सेक्शन 1, 2, 3 में लिखी। तो इसलिए एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन 1, 2, 3 में तो एक्सेप्शंस हैं, तो वो इन क्लोजेज में नहीं है, वो सेक्शन 25 का मेन प्रोविजन है। अब आता है सर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 125। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड होगा, लेकिन इनमें से कौन सी एक सिचुएशन है जिसमें वो वैलिड है? तो यदि किसी ने वॉलंटरीली सर्विस दी थी और वॉलंटरी सर्विस का यदि बाद में कोई पेमेंट करे तो बिल्कुल वो प्रॉमिस वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 126 बिल्कुल आसान है। इनमें से हु इज नॉट कॉम्पिटेंट, तो माइनर भी नॉट कॉम्पिटेंट, अनसाउंड माइंड का पर्सन भी नॉट कॉम्पिटेंट, तो ऑल ऑफ द अबव। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, सेक्शन 70 फ्रॉड की डेफिनेशन में आपको यह पॉइंट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी मिस्टेक से इफेक्ट होती है, लेकिन मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ यदि है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। इंडियन लॉ की मिस्टेक यदि पार्टी से हुई है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। और सर सेक्शन 129 जिसमें ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि मैं आपको 100 रुपीज दूंगा यदि इस दिन कोई भी पर्टिकुलर डे को बारिश हो गई तो ये वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट है सर। 130 ये पहले भी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि ए ने बी से 500 रुपये उधार लिए टू बैट विद सी, सी से शर्त लगाने के लिए, तो ये वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट है सर। ये और वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट 23 सेक्शन में वॉइड होते हैं सर। 131 बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट्स है जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है? तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक इवेंट पे डिपेंडेंट होता है और वो इवेंट कोलेटरल होता है सर। अनसर्टेन कोलेटरल होता है, सर्टेन नहीं होता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पार्टीज क्रिएट नहीं करती बल्कि लॉ के द्वारा कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज किए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखाई देते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिलेशंस व्हिच क्रिएट सर्टेन ऑब्लिगेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके ऑब्लिगेशंस
होते हैं, वैसे ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो लॉ के द्वारा इंपोज किए हुए हैं। जैसे आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो, आपको कोई गुड्स मिल गई किसी की, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको सही पर्सन को लौटाओ। गलती से आपके अकाउंट में कोई पैसे डिपॉजिट हो गई किसी और के अकाउंट से, तो प्लीज आपकी ड्यूटी बनती है क्या वो पैसे वापस लौटाएं। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई पार्टीज के बीच में साइन नहीं हो रखा, लेकिन फिर भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल इसलिए हो जाए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, तो यहां पर अब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, किसी भी पार्टी की गलती नहीं है, तो नीदर पार्टी लायबल, कोई भी पार्टी लायबल नहीं होगी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यदि आप सेल ऑफ गुड्स में देखें तो उसमें एग्रीमेंट टू सेल भी इंक्लूड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जब आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, तो उसमें आता है। आपने किसी को एक्चुअल में गुड्स डिलीवर नहीं की, लेकिन गुड्स के टाइटल डॉक्यूमेंट आपने दे दिए, तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी है। और 136 राइट ऑफ स्टॉपेज, सेलर, अनपेड सेलर का राइट होता है ना कि वो ट्रांजिट में गुड्स को स्टॉप कर सकता है, तो वो तब भी कर सकता है जब उसके पास राइट ऑफ लीन अभी भी अवेलेबल हो, तो भी वो राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज कर सकता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी हो तभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है ओनरशिप ऑफ गुड्स, ये बहुत इतने इजी टॉपिक हो चुके हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स, ओनरशिप ऑफ गुड्स, और मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ये इजी क्वेश्चंस हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज सेलर तभी एक्सरसाइज करेगा जब उसका पैसा ड्यू हो, और उसके दो रास्ते हैं। एक तो उसको या तो वो एक्चुअल में पोजीशन ले ले, या हो सकता है उस ट्रांसपोर्टर को बोल दे कि मैं बोल रहा हूं गुड्स को वहीं रखे रख और मैं जैसा बोलूं वैसा कर देना, तो इसमें आंसर होगा सी, क्योंकि दोनों, सॉरी माफ करना, डी, दोनों हो जाएंगे। इनमें कौन सा भी एक्सरसाइज कर सकता है। और नेक्स्ट है दोनों में से कौन सा भी एक्सरसाइज कर सकता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहां डिफाइन है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 में डिफाइन है, आपको ध्यान होगा सेक्शन 13 में आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1 मार्च 1882 से एप्लीकेबल हो, और प्रोमिसरी नोट जिसकी डेफिनेशन एनआई एक्ट के सेक्शन 4 में गिवन है, वो राइटिंग में भी होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, और मेकर के द्वारा साइंड होना चाहिए, तो यानी ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एनआई एक्ट से रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज नो डाउट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, उनको आप एक बार, जो क्वेश्चन जिस भी सेक्शन से रिलेट करता है, एक बार उस प्रोविजन को पढ़ना और फिर उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।